इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 3 का। और सबक नंबर 3 का उन्वान है गज़ल। ये गज़ल बच्चों आरज़ू लखनवी की गज़ल है। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। बहुत खूबसूरत गज़ल है, क्लासिकी गज़ल है और दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाली गज़ल है। आरज़ू लखनवी की गज़ल है और आरज़ू लखनवी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका ताल्लुक़ भी दबिस्तान लखनऊ से रहा है। उर्दू अदब के अंदर अलग तरह के दबिस्तान रहे हैं। दिल्ली दबिस्तान, दक्कन दबिस्तान, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान अज़ीमाबाद, कई दबिस्तान रहे हैं जो अपनी अलग शायरी के लिए मखसूस अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आरज़ू लखनवी लखनवी शायरी के लिए जाने जाते हैं। दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाली शोरा की आखिरी जमात में आपका शुमार किया जाता है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम आरज़ू लखनवी के हवाले से बात कर चुके हैं। आरज़ू लखनवी की तर्ज़ तहरीर, खुसूसियात कलाम और ज़िंदगानी के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात सबक के पहले हिस्से में हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने गज़ल का मुताला किया है। बहुत खूबसूरत गज़ल है, हमने उनके अल्फाज़ों के मायने देखे, साथ ही उसकी तशरीह की है। क्या गज़ल हमें पैगाम देती है, क्या हमें बताना चाह रही है, वो हमने दूसरे हिस्से में जाना है, दूसरे हिस्से में सीखा है। यहाँ मैं गज़ल का तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम गज़ल से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा। इस हिस्से का उन्वान है मशक़ी सवालात और यहाँ पर गज़ल से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात आपके लिए शामिल किए गए हैं। बच्चों, सवाल जवाब से पहले गौर करने वाली कुछ बातें आपके लिए दी जाती हैं। यहाँ भी गौर करने वाली कुछ बातें आपके लिए दी गई हैं। पहला जो नुक्ता है वो दबिस्तानों से ताल्लुक़ रखता हुआ नुक्ता है, इसलिए मैं दबिस्तानों से मुताल्लिक़ जो मालूमात आपके यहाँ पर दी गई है उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। इस मालूमात को आपको बड़े गौर से देखना है, समझना है और इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। पहले नुक्ते में कहते हैं आपसे कि उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में दक्कन, दिल्ली और लखनऊ बड़े अदबी मराकिज़ तस्लीम किए जाते हैं। इन्हें अदबी इस्तिलाह में आम तौर पर अदबी दबिस्तान कहते हैं। दबिस्तान के माने होते हैं बच्चों स्कूल के, मकतब के, मदरसे के, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही जैसा काम होता हो, एक ही तरह का ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों। जिस तरह से स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक जैसी उनकी ड्रेस होती है, एक जैसा उनका कोर्स होता है, एक जैसे ही उनको तरबियत दी जाती है और एक ही तरह का उनकी सोच निकल कर बाहर आती है, उसी तरह दबिस्तान होते हैं। दबिस्तानों में शोरा की जमात एक ख़ास ज़माना मखसूस इलाके से मुतासिर होकर उससे आसपास जो हो रहा है उससे अपने आप को बचाते हुए या अपने आप को उसके साथ रखते हुए शायरी करती है और उस शायरी के अंदर उस जगह का वो मखसूस रंग नज़र आता है, वो असर नज़र आता है। जैसे दिल्ली की शायरी दर्द की शायरी, गम की शायरी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा फसादात थे, बहुत ज़्यादा हंगामा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर तशवीश थी, तो इस वजह से तशवीशनाक अंदाज़ दिल्ली की शायरी में मिलता है। जब अपने लखनऊ में आराम था तो लखनऊ की शायरी के अंदर आराम मिलता है, ऐशो इशरत की शायरी मिलती है, हुस्न व फितरत की शायरी मिलती है। तो ये नुमायाँ खुसूसियात हैं जिसके बल के ऊपर हम समझ सकते हैं कि ये इस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शायरी है। जहाँ हुस्न व इशरत मिलता है, ऐशो इशरत मिलता है, वो लखनऊ दबिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शायरी है। और जहाँ इंतशार मिलता है, गम अंगेज़ी मिलती है, यास मिलता है, तो वो जगह हम दिल्ली दबिस्तान की शायरी मानते हैं कि दिल्ली दबिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शायरी है। तो यहाँ पर दबिस्तान कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में मुख्तसर मालूमात है, इसे आपको नोट कर लेना है। 20वीं सदी के बाद दबिस्तान ख़त्म हो गए, उसके बाद तकरीबन सभी जगह की शायरी एक जैसी हो गई। जहाँ जैसा शायर हुआ उसने उसी अंदाज़ में शायरी करनी शुरू कर दी, यानी वो पाबंदी नहीं रही कि अब ऐशो इशरत की शायरी वहाँ मिलेगी, लखनऊ मिलेगी और दिल्ली के अंदर गम की शायरी मिलेगी। अब शायरों की अंदरूनी सलाहियत के अंदर पर शायरी होने लगी, फिर वहाँ पर दबिस्तान का ताल्लुक़ नहीं रह गया है, क्योंकि 20वीं सदी के बाद दिल्ली के अंदर हंगामा ख़त्म हो गया और जो ऐशो इशरत लखनऊ के अंदर पहले थी वो ऐशो इशरत भी अंग्रेज़ों के जाने के बाद ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ों के कब्ज़ा करने के बाद ख़त्म हो गई। तो 20वीं सदी के बाद दबिस्तानों को ख़त्म माना जाता है। 20वीं सदी तक शुरुआत तक दबिस्तान अपने वजूद में थे, उनकी शायरी अपने वजूद में थी और अपना नुमाया असर रखती थी। तो ये दबिस्तान वजूद में कैसा है, यहाँ पर हम 2 दबिस्तानों की बात करेंगे, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। साल 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की मौत के बाद मुग़ल सल्तनत का शिराज़ा बिखर गया।
किस्सा शुरू होता है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मौत के बाद से। और जैसे उनकी वफ़ात हुई उसके बाद जो उनके बाद गद्दी संभालने वाले थे, उनके वारसीन थे, उनके अंदर आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अब जब गुत्थम गुत्था हो गए तो जो दूसरे आसपास के सरदारान थे, दूसरे आसपास के चोल लुटेरे थे, दूसरे आसपास के राजा थे, उन्होंने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब हमला करना शुरू हो गया तो इंतशार फैलेगा, हंगामा होगा, खूब दंगे फसाद होंगे। वही दिल्ली के अंदर हुआ। तो आप यहाँ से देखें कि औरंगज़ेब की मौत के बाद सल्तनत का शहराजा बिखर गया। उनके जानशीन तख्त के लिए खुद लड़ने लगे। इसलिए शहराजा बिखर गया क्योंकि उनके जानशीन आपस में लड़ने लगे तख्त के लिए। उन नाहल हुक्मरानों की वजह से मरकज़ मज़ीद कमज़ोर हुआ और बाकी कसर मराठों, जाटों और नादिर शाह अफशार अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पूरी कर दी। फिर बाहर के लोगों का भी हमले हुए, यहाँ पर दूसरे राजा भी यहाँ पर आए। तो इन लूटपाट करने वालों और हमले करने वालों की वजह से दिल्ली उस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंगामा और कत्लो गारत फैल गई थी। अब आते हैं 1722 की तरफ। तो साल 1722 ईस्वी में बादशाह दिल्ली ने सादत अली ख़ान को अवध का सूबेदार मुकर्रर कर दिया। यहाँ से दबिस्तान लखनऊ की शुरुआत होने वाली है। अब दिल्ली में हंगामा फैला हुआ है और उस हंगामे के बीच ही दिल्ली के बादशाह ने सादत अली ख़ान को अवध का सूबेदार कर दिया। ये अवध के ऊपर कब्जा कर लेगा और उसको अपनी सल्तनत बना लेगा। अब वो सल्तनत सुकून, पुरअमन वाली सल्तनत बनेगी, तो वहाँ पर सुकून रहेगा, जबकि दिल्ली में अभी भी हंगामा जारी है। मरकज़ी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए जल्दी ही सादत अली ख़ान ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली और अवध की खुशहाली के लिए भरपूर जद्दोजहद की, जिसकी बिना पर अवध में मालो दौलत की फरावानी हुई। सादत अली ने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद अमन लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, सुकून ले आया, वहाँ पर अमन बदअमनी को ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। अब दिल्ली में तो बदअमनी फैली हुई थी, जबकि लखनऊ अवध जो है यहाँ पर अमन फैला हुआ था। तो अब बताओ, खुशियाँ अमन वाली जगह पर रहेंगी या बदअमनी वाली जगह पर रहेंगी? खुशियों वाली शायरी फिर अवध के अंदर हो गई, जबकि वहाँ पर दुख दर्द की शायरी हो रही थी, क्योंकि शोरा तो अपने काम कर रहे थे, अदीब हैं वो तो अपना काम कर रहे थे। तो उनकी शायरी के अंदर इन जगहों के असरात नजर आने लगे। धीरे धीरे यही दबिस्तान बनते गए। देखिए, सफदरजंग और शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला ने अवध की आमदनी में मजीद इजाफा किया और आवाम की फलाह बहबूदी के लिए कोशिशें की। ये वो नवाब हैं जो सादत अली के बाद आगे आए हैं। इन्होंने आके विरासत को संभाला, जिसमें शुजाउद्दौला शामिल हैं, सफदरजंग शामिल हैं और आसिफुद्दौला शामिल हैं। इन्होंने अपने जो रियासत थी अवध को बहुत तरक्की दी, उसको बहुत फ़रोग़ दिया और फ़रोग़ मिलने के बाद वहाँ पर आवाम आराम से रहने लगी। यहाँ पर किया इन्होंने आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए कोशिशें की और इस तरह का माहौल कर दिया कि कोई दुख दर्द गम यहाँ पर मौजूद ना रहे। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में हालात मज़ीद ख़राब होते गए, अमन व सुकून ख़त्म हो गया। तो वहाँ के उद्बा शोरा ने दिल्ली छोड़ने में ही आफियत समझी और बहुत से शायर लखनऊ में जाकर आबाद हुए। वहाँ पर मुग़लिया हुकूमत थी, लेकिन मुग़लिया हुकूमत में औरंगज़ेब के बाद जितने भी बादशाह आए हैं वो बादशाह सब कमज़ोर निकले, कोई भी सल्तनत को नहीं संभाल सका। तो सल्तनत ऐसे ही टुकड़ों के अंदर बदल गई, जहाँ जिसको मौका पड़ रहा था वो सल्तनत के अंदर अपना हिस्सा मांगकर उसको दबा रहा था और उसको अपनी हुकूमत की तरह, अपनी सल्तनत की तरह चला रहा था। और फिर जब दिल्ली में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं ये मुग़ल वली अहद, तो फिर दिल्ली कमज़ोर होती गई। दिल्ली में वही हालत ख़राब है, वही खाना जंगी बची हुई है, वही हंगामा मचा हुआ है, इंतशार फैला हुआ है। यहाँ पर आप तसव्वुर रखें कि शायर भी अपनी जगह मौजूद हैं, अदीब अपनी जगह मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि अदीब और शोरा अपना काम मुसलसल किए जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो शायरी कर रहे हैं। अब दिल्ली की शायरी भी हो रही है और लखनऊ के अंदर जो अवध है, मैंने बताया कि आराम है, ऐशो इशरत है। यहाँ के जो बादशाह हैं, जो अवध के नवाब हैं, अपने दरबार के अंदर बुला बुला के शायरों को शायरी करवाते हैं। अच्छी शायरी करने वालों को इनामात से भी नवाजा जाता है, तरह तरह के एजाज़ उनको दिए जाते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर उनको अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा है। तो यहाँ की जो शायरी हो गई, ये बादशाहों नवाबों को खुश करने वाली शायरी हो गई। ऐसी शायरी लिखा करते थे कि जिससे उनका दिल बहले, नवाबों का दिल बहले, यहाँ के हुक्मरानों का दिल बहले। जबकि ये जो दिल्ली वाले शोरा हैं, उनका दिल उखड़ा हुआ था, वो दुख दर्द की शायरी कर रहे थे, डूबे हुए दिलों की शायरी कर रहे थे। तो इस तरह से आप
वज़न करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दबिस्तान लखनऊ में किस तरह की शायरी होती है और दबिस्तान दिल्ली के अंदर किस तरह की शायरी हो रही थी। दिल्ली में एक ऐसा पुराशोभ दौर था जिसमें हर तरफ बदनज़मी, इंतशार और पस्ती का दौर दौरा था। मुल्क में हर तरफ बेचैनी थी। इस हालत की वजह से दबिस्तान दिल्ली के शोरा की शायरी में दुनिया की नापायदारी, अब यहाँ पर खुसूसियात कलाम आ गया है। दिल्ली के दबिस्तान की शायरी फिर कैसी होगी जब दिल में दर्द दबा हुआ है, खाने के लिए सही वक्त के ऊपर रोटी नहीं मिल रही है, ऐशो इशरत के आराम जो शायरों को चाहिए, जो अदीबों को चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। शायरी कर रहे हैं तो उनको खाने के लिए जो मेहनत करनी होती है उसका वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो कैसे दिल लगा के शायरी करेंगे, कैसे वो खुशी वाली शायरी करेंगे। तो जो लिखने वाले हैं उनका दर्द, उनका गम उनकी शायरी के ज़रिए बाहर आ रहा है। जोश व खरोश की बातें वो कर रहे हैं, वो आज़ादी चाहने की बातें कर रहे हैं, वो लड़ने की बातें कर रहे हैं, वो बेदारी की बातें कर रहे हैं, वो बुराइयों से निकालने की, आवाम को बुराइयों से निकालने की बातें कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि लखनऊ की जो शायरी हो रही है वो आराम की शायरी हो रही है, हुस्न मोहब्बत की शायरी हो रही है, इश्क व माशूक की बातें हो रही हैं। वहाँ पर फ़र्ज़ी बातें हो रही हैं, फ़र्ज़ी ख़याली हो रही हैं। वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं जो आम तौर पर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर अदब को बदनाम करने वाली शायरी भी इस दौर के अंदर शुरू हो जाती है। तो खुसूसियात की तरफ आते हैं हम, तो बदनज़मी की वजह से जब दिल्ली का हाल ख़राब था तो यहाँ की शायरी के अंदर दुनिया की नापायदारी मिलती है, खौफ खुदा मिलता है, सोज़ो गदाज मिल रहा है, सूफियाना ख़यालात मिल रहा है, सादा और फितरी अंदाज मिलता है। जब इंसान की फितरत है बच्चों कि जब दुख दर्द आता है तो खुदा याद आता है, जब आराम में रहते हैं तब खुदा को उस कैफियत से याद नहीं करते जितना दुख दर्द के अंदर खुदा को याद करते हैं। तो यहाँ पर खुदा की याद है, दर्द अंगेज़ी है, सोज़ो गदाज उनकी शायरी के अंदर मिल रहा है। दबिस्तान दिल्ली के अहम शोरा, अब उनके नाम भी देख लें इन शोरा के, आपको खुसूसियात भी याद रखनी है। इसको आपको समझ लेना है कि दबिस्तानों का वजूद कैसे आया, दिल्ली दबिस्तान और लखनऊ दबिस्तान का वजूद क्यों बना, उनकी खुसूसियात आपको देख लेनी है दोनों की। और खुसूसियात के साथ ही आप अहम शायरों के नाम भी लिख लें कि इन शोरा ने इस दबिस्तान को फ़रोग़ दिया, इस दबिस्तान के अंदर अहम कारनामे अपने अंजाम दिए। मीर दर्द का बड़ा नाम है, मोमिन ख़ान मोमिन भी थे, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ भी थे और मिर्ज़ा गालिब भी यहीं थे। लखनऊ के ऐशो निशात, अमन व अमान और शान व शौकत के इस माहौल में फ़नून ने बहुत तरक्की पाई। यहाँ शायरी का दिल्ली से अलग रंग सामने आया जो दबिस्तान लखनऊ के नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली की शायरी के अंदर इंतशार मिल रहा है और यहाँ पर सुकून मिल रहा है, तो यहाँ पर सुकून के अंदर शायरी ने फ़रोग़ पाया और ये जो दबिस्तान अलग तरह का दबिस्तान बन गया है, क्योंकि सारे शोरा जो अलग तरह की शायरी कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था दबिस्तान के अंदर के अदबी दबिस्तान उसे कहा जाता है जब एक साथ बहुत सारे उदबा, बहुत सारे शोरा, बहुत सारे आलिम एक ही तरह की बातें करने लगे, सबकी बातों के अंदर एक ही तरह का रंग मिले, सबकी बातों के अंदर एक ही तरह के चीज़ें मिलें, तो वो एक स्कूल का मर्तबा ले लेता है, एक स्कूल की तर्ज वहाँ पर नज़र आने लग जाती है। तो ये दबिस्तान बन रहा था, स्कूल बन रहा था, एक स्कूल दिल्ली के अंदर बन गया। तो दिल्ली का असर है वो उनकी शायरी के अंदर नज़र आता है, और जो दबिस्तान लखनऊ में बन रहा था यहाँ लखनऊ का असर आ रहा था। लखनऊ में जो याशियाँ चल रही थी वो इनकी शायरी के अंदर नज़र आ रही थी। दरबार की सरपरस्ती ने शायरी का एक आम माहौल भी वहाँ पर पैदा कर दिया था। अब शायर तो शायरी कर ही रहे हैं, आराम का माहौल तो है ही, कोई इंतशार नहीं है, कोई माराकाटी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है। साथ ही जो दरबार है, नवाबों के दरबार थे, जो हुक्मरान थे यहाँ पर, वो इनामात और इकरामात से भी नवाज रहे हैं, तरह तरह के एजाज़ात दे रहे हैं। तो फिर शायरी को फ़रोग़ मिला। शायरी के फ़रोग़ से अवामी माहौल बन गया शायरी का। हर दूसरा तीसरा अवध के अंदर नवाब बना फिर रहा है, नवाबों की तरह शायरी करता फिर रहा है, महफिलें लग रही हैं शायरी की, खूब इनामात से नवाजा जा रहा है। लखनऊ की शायरी में खारजियत मिलती है, वारदात क़ल्बी और जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी, नुसाइयत मिलने लग गई, मामला बंदी, रियायत लफ्ज़ी, सिनतगिरी होने लग गई, तकल्लुफ़ात और बयान की बजाय महबूब के लवाजिम ज़ाहिरी और मुताल्लुक़ात ख़ारजी के बयान पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। ये वो खुसूसियात हैं जो दबिस्तान लखनऊ के अंदर मिलती हैं, इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं, ये इम्तियाज़ात हैं यहाँ के। आपको दोनों को अलग अलग लिखने हैं, दिल्ली दबिस्तान की खुसूसियात और लखनऊ दबिस्तान की खुसूसियात। खुसूसियात के साथ, इम्तियाज़ात के साथ ही उन शोरा के नाम भी आपको लिखने हैं। दबिस्तान लखनऊ में जो शायर शायरी कर रहे थे वो ये हैं: ख्वाजा हैदर अली आतिश, शेख इमाम बख्श नासिक, गुलाम अली हमदानी मुसफ़ी,
इंशाअल्लाह खाइंशा, शेख कलंदर बख्श, जुर्रत वगैरह, ये उस वक्त के नुमाया शायर हैं जो अलग तरह की शायरी कर रहे थे, इस अंदाज की शायरी कर रहे थे कि ये लखनऊ अंदाज की शायरी के अंदर नज़र आ रहा था। तो बच्चों, ये हो गई यहाँ पर हमारी दबिस्तानों से मुताल्लिक मालूमात। दिल्ली दबिस्तान के बारे में भी हमने पढ़ा और लखनऊ दबिस्तान के बारे में भी हमने पढ़ा। अब गौर करने वाली बातों के अंदर हमने इतना सारा इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे जो सवाल जवाब आने वाले हैं वो दबिस्तानों से ताल्लुक़ रखने वाले सवाल जवाब है। दबिस्तानों के हवाले से आपसे पूछा जाएगा, आपसे दबिस्तानों से मुताल्लिक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब अगर आपने यहाँ पर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा है, उसको लिखा है, तो फिर वो सवाल आप आसानी से उनके जवाब दे सकोगे। तो पहला नुक्ता दबिस्तानों से ताल्लुक़ रखने वाला मुकम्मल हो गया है। दूसरा नुक्ता हमारा है आरजू लखनवी के हवाले से, जिनके हवाले से हम पढ़कर आए हैं, जिनकी गज़ल हम पढ़कर आए हैं। आरजू लखनवी की क्लासिकी गज़ल, बहुत खूबसूरत गज़ल आपके लिए सबक के अंदर शामिल किया गया है। अगर आपने उस गज़ल को नहीं पढ़ा है तो सबक के दूसरे हिस्से के अंदर उस गज़ल को ज़रूर देखें, उसको ज़रूर पढ़ें। आरजू लखनवी दबिस्तान लखनऊ के आखिरी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर दबिस्तान ख़त्म हो गए, आखिरी शोरा की जमात में आपका शुमार होता है। 20वीं सदी में तफरीक ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद अब दबिस्तान ही ख़त्म हो गए, तो फिर वो अंदाज़ ख़त्म हो गया। अब हर जगह सुकून है, अमन है, तो नफ्सियाती शायरी और जदीद शायरी, अलग अलग अंदाज़ की शायरी अब नज़र आती है। वो जो पहले अलग दौर की शायरी नज़र आती थी, इलाका बंदी की शायरी नज़र आती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। तो अब दबिस्तानों का वजूद नहीं है। आगे आते हैं अब सवाल और जवाब की तरफ। तो पहला सवाल आपके लिए दिया गया है, दबिस्तान लखनऊ के 5 शोरा के नाम लिखिए। अभी हमने पढ़े हैं, उन 5 शोरा के नाम आपको लिख देने हैं, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले। और कोशिश करें इसके साथ ही दबिस्तान दिल्ली के शोरा के नाम भी लिख दें, तो वो भी आपको याद रहेंगे। दबिस्तान लखनऊ के 5 शोरा के नाम हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, शेख इमाम बख्श नासिक, गुलाम अली हमदानी मुसहफ़ी, इंशाअल्लाह खान इंशा, शेख कलंदर बख्श जुर्रत। ये 5 शोरा हैं जो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और भी नाम हैं, लेकिन यहाँ पर 5 पूछे गए हैं, तो 5 ही आपके लिए यहाँ पर शामिल किए हैं। दूसरा सवाल है, आरजू लखनवी की गज़ल के इम्तियाज़ात क्या क्या हैं। आरजू लखनवी के गज़ल के इम्तियाज़ात, दूसरे हिस्से के अंदर मैंने आपको इम्तियाज़ात बताए थे, ये खुसूसियात इनकी बताई थी। वो सादगी का अंदाज़ उनका, वो क्लासिकी अंदाज़, क्लासिकी रजाओ, सादा अंदाज़ में अपनी बात कह देना, आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल करना, हिंदी और संस्कृत के मुश्किल अल्फाजों को हटाकर आसान अल्फाजों को शामिल करना, अरबी फ़ारसी के शकील अल्फाज को हटा के आसान अल्फाज को शामिल करना, ये आरजू लखनवी के इम्तियाज़ात में शुमार है। देखें इसको, आरजू लखनवी ने गज़ल के रंग को निखारा और उसे एक नई और सादा ज़ुबान दी। लखनवी की शायरी की है आपने, लेकिन बच्चों लखनवी शायरी मुश्किल अल्फाज के लिए भी जानी जाती है, ये आपको याद रखना है। अगर हम कमियों की बात करें, हमने सिर्फ तारीफ़ें की हैं अभी लखनवी शायरी की, दिल्ली शायरी की, लेकिन जब हम लखनवी शायरी की, दबिस्तान लखनऊ की कमियों की यहाँ पर बात करें, तो कमियों के अंदर बच्चों बहुत बड़ी कमी है ये कि वहाँ पर मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, मामला बंदी के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, इशारों कुनायों के अंदर बातें ज़्यादा होती हैं। आपने उसको आसान किया। आरजू लखनवी ने दबिस्तान लखनवी से वाबस्ता रहे, दबिस्तान लखनऊ से जुड़े रहे, और जुड़े रहने के बावजूद भी आपने उस ज़बान को, लखनवी ज़बान को सादा ज़ुबान कर दिया। उन्होंने संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के शकील अल्फाज को नज़रअंदाज कर खालिस उर्दू की इस्लाह आपने निकाली। आरजू की गज़लों में दर्द, रंज और अलम के साथ एक पुरकैफ और लतीफ़ जज्बा मोहब्बत का एहसास मौजूद है। ये उनके इम्तियाज़ात हैं आरजू लखनवी के। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सिनत तज़ाद किसे कहते हैं? ये सिनत है जिसके बारे में पूछा गया है, और जो ग्रामर वाला हिस्सा है, कवायद वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम सिनतों का मुताला कर चुके हैं। ग्रामर वाले हिस्से के अंदर आप बहुत सारी सिनतें वहाँ पर दी गई हैं, उनका आप जो सिलेबस के मुताबिक है उसका वहाँ से मुताला करें। इस गज़ल के किन मिसरों में इस सिनत को बरता गया है? यहाँ पर सिनत तज़ाद के बारे में आपसे पूछा गया है। तज़ाद का माने होते हैं बच्चों मुतज़ाद, ज़िद से बना है तज़ाद, और तज़ाद से मुतज़ाद यानी उल्टा। ज़मीन का आसमान, छोटे का बड़ा, लड़के का लड़की, ये तज़ाद के अंदर शामिल होते हैं, यानी ज़िद उसका उल्टा हो। तो शायरी के, गज़ल के अंदर, गज़ल के शेर के अंदर जब 2 ऐसे अल्फाज शामिल हो जाएं, एक शेर के अंदर 2 ऐसे अल्फाज शामिल हो जाएं जो मानवी तौर पर एक दूसरे के ज़िद हों, तो वहाँ पर एक सिनत पैदा होती है, और उस सिनत को सिनत तज़ाद कहा जाता है। इसको आप याद रख लें बच्चों, लिखना भी है आपको आगे। सिनत तज़ाद उस सिनत को कहा जाता है जब शेर के अंदर
एक ही शेर के अंदर दो इस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल कर लिया जाए जो एक तरह से उल्टे हों, एक तरह के एक दूसरे के ज़िद हों, तो उसे सिनत तज़ाद कहते हैं। और इस गज़ल के अंदर पूछा गया है कि इस गज़ल में कितनी बार कौन कौन से अशार में सिनत का इस्तेमाल किया गया है, सिनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख लें, एक दूसरे के ज़िद हों उन्हें तज़ाद कहा जाता है। पूरी तारीफ आप देख लें कि सिनत तज़ाद वो सिनत होती है कि कलाम में दो ऐसे कलमे लाए जाएं जो मानवी तौर पर एक दूसरे के ज़िद हों। शबनम और गुल में फ़र्क इतना है, एक हंसता है और एक रोता है। शबनम और गुल में फ़र्क इतना है, एक हंसता है एक रोता है। हंसना रोना, दो ऐसे यहाँ पर लफ्ज़ शामिल किए गए हैं जो एक दूसरे के ज़िद हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। हंसने का मुतज़ाद आपसे पूछा जाए तो रोना होता है, तो यहाँ पर इस शेर में देखो आप दोनों एक साथ यहाँ पर शामिल हैं, तो यहाँ पर सिनत तज़ाद पैदा हो गई है। यहाँ हंसना और रोना तज़ाद ज़ाहिर करता है। एक और यहाँ पर कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यहाँ पर दिन और रात दो लफ्ज़ दिए गए हैं, तो वो भी तज़ाद पैदा कर रहे हैं, यहाँ पर सिनत तज़ाद पैदा कर रहे हैं। अब सवाल आगे बनता है कि इस जो गज़ल का हमने मुताला किया है, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, तो इसके अंदर किन किन अशार के अंदर इस सिनत का इस्तेमाल किया है, उन अशार का आपको नाम देना है। तो आप देख लें, जब गज़ल का मुताला कर रहे थे उस वक्त मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आप इसको और नोट कर लें। पहला शेर देखिए, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। अव्वल शम वो बज़्म की रौनक, अव्वल और आखिर दोनों एक दूसरे के तज़ाद हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो अव्वल शब वो बज़्म की रौनक और रात के आखिर होते होते शम्मत है। और इसके बाद एक और इसमें तज़ाद आ रही है, वो है एक अव्वल शब, यानी ये रात का पहले पहर की बात हो रही है, शुरुआती हिस्से की बात हो रही है, और फिर ये रात के आखिरी पहर की बात हो रही है। तो अगर आप सीधे सीधे देखें कि अव्वल और आखिर को ले लें, और अगर दिन के हिसाब से लेना चाहें तो रात का पहला पहर और रात का आखिरी पहर, ये दो तरह की चीज़ें इसके अंदर इस शेर में शामिल हैं। अगले शेर के अंदर देखें आप कि कहते हैं आरज़ू लखनवी, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं, लो जो लगाए शम्मा खड़ी है रक्स में है परवाना भी। एक लगी के दो हैं असर, एक के दो, एक का मुतज़ाद दो होता है, तो एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं, लो जो लगाए शमा खड़ी है रक्स में है परवाना भी। अब शमा और परवाना को भी एक दूसरे के मुतज़ाद माना जाता है, जहाँ शमा होगी वहाँ परवाना ज़रूर होगा। तो एक और दो को आप इसको मानते हुए इस शेर को लिख लें। दोनों जूला गाहें जुनू हैं, बस्ती क्या वीराना है, बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगूला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। देखिए यहाँ पर दोनों जूला गाहें जुनू हैं, बस्ती क्या वीराना क्या। बस्ती जो आबाद है लोगों से, जहाँ पर लोग रहते हैं, और वीराना जहाँ कोई नहीं रहता, जहाँ पर कोई आवाजाही नहीं है, बिल्कुल सुनसान जगह को वीराना कहा जाता है और आबाद जगह को बस्ती कहा जाता है। तो ये बस्ती और वीराना ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो इस शेर के अंदर सिनत तज़ाद पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिनत भी हो गई है। आगे आते हैं, अमली काम के तहत आपको दो काम दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर करें। मजमुआ सुरीली बांसुरी तलाश कीजिए और उसकी किसी पसंदीदा गज़ल को याद करके जमात में सुनिए। इंटरनेट के ऊपर आपको सुरीली बांसुरी मजमुआ ये मिल जाएगा। आरज़ू लखनवी का मजमुआ है, बहुत मशहूर है। आसान ज़ुबान का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, सीधी ज़ुबान का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आरज़ू लखनऊ की इस गज़ल से दो ऐसे अशार का इंतखाब कीजिए जिनमें अरबी और फ़ारसी अल्फाज सबसे कम इस्तेमाल किए गए हैं। इस पूरी गज़ल को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उन अशार का इंतखाब करना है, उस अशार का इंतखाब करना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आसान अल्फाज आपको मिलते हैं। अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज आपने अपने कलाम से निकाल दिए हैं। ये जो सुरीली बांसुरी है, इसके अंदर भी आपने अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज निकाल के खालिस हिंदी के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, खालिस ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है जो बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं, आम बोलचाल के अल्फाजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो देखें आप गज़ल को एक बार, वहाँ पर आपको ये शायरी मिल जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सवाल और जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। गौर करने वाली बातें और अमली काम भी हमने किया है, जो नुक्ते हैं उनको बखूब देखा है हमने, बहुत गौर से पढ़ा है। आपको इनको लिख लेना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने उस्ताद को उनको चेक कराना है। यहाँ पर बच्चों ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।